हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये टॉपिक अपने सिलेबस का है, ठीक है। और ये वाले जो टॉपिक हैं अपनी क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उनसे लिए गए हैं। और इससे पहले अपनी क्लास 11th की दोनों बुक कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी वीडियो के साथ में जो अपनी क्लास 12th की बुक है ये वाली मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इन तीनों बुक के जो वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर इनको देख सकते हैं। और इन सब की जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो प्रैक्टिकल का है उसका भी डाला था और उसके कुछ क्वेश्चंस और बनाने हैं, तो उनका भी एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो कल अपनी बुक स्टार्ट होगी, क्लास 12th की जो दूसरी बुक है उसको भी हम फटाफट करेंगे, ताकि जो एएमआरएस का एग्ज़ाम है उससे पहले पहले अपनी एनसीईआरटी की सभी बुक कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वेज नहर और पनामा नहर का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो इसमें से ना एक वो भी पूछा जा सकता है, तो स्वेज नहर के बारे में पूछा पूछा जा सकता है अलग से देखकर, और पनामा नहर के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट का मैसेज था कि मतलब सभी क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना ज़रूरी है क्या। देखो जहाँ डायग्राम बन ही नहीं सकता तो वहाँ कैसे बनाओगे, लेकिन एनसीईआरटी में जहाँ डायग्राम दिया हुआ है जिस भी टॉपिक का, तो आप कोशिश करें कि वो डायग्राम बनाने की, मतलब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन क्वेश्चन के आगे डायग्राम बनाने की कोशिश होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अब है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर इसका डायग्राम दिया हुआ है तो आप भी बना सकते हो, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया है वो वाला डायग्राम आप भी एग्जाम में बना सकते हैं, जैसा भी बनाना है, अच्छा बुरा जैसा भी आप बनाकर जरूर आइएगा। तो स्वेज नहर के बारे में निर्माण और स्थिति पहला टॉपिक इसमें डाल देंगे ब्लैक पेन के साथ में। इसका निर्माण 1869 में मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट डाल देंगे हम, ठीक है। तो हम ऐसे बना देंगे कि उत्तर में क्या है, पोर्ट सईद है, दक्षिण में क्या लिख देंगे, पोर्ट स्वेज। तो इनको जोड़ने वाली, तो ऊपर क्या बना देंगे, भूमध्य सागर, नीचे लाल सागर, ठीक है। तो इधर मिस्र बना देंगे, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये हम स्वेज नहर है उसकी स्थिति को बता देंगे कि भाई हाँ इसकी लोकेशन कहाँ पर है और किस किस को जोड़ती है। तो इस प्रकार से एक बॉक्स में बंद करके इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। विशेषता में क्या लिखेंगे कि यह नहर जलबंधकों लॉक से रहित समुद्री सतह के बराबर नहर है, ठीक है, मतलब इसमें लॉक नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 160 किलोमीटर तथा गहराई 11 से 15 मीटर है। ये इसकी लंबाई और गहराई हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डाल देंगे महत्व। तो इसका महत्व क्या है, यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश द्वार प्रदान करती है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तम आशा अंतरिम मार्ग की तुलना में घटाती है। इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा महत्व। ये हो जाएगा अपना स्वेज नहर के बारे में। दूसरा है पनामा नहर के बारे में, ठीक है। तो इसका निर्माण और स्थिति क्या लिखेंगे, यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को, पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। तो पूर्व में क्या हो जाएगा और पश्चिम में क्या हो जाएगा, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। तो इन दोनों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, ये है पनामा नहर। सेकेंड पॉइंट इसमें डालेंगे कि इसका निर्माण पनामा जलड मरुमध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो कौन कौन से नगरों के बीच किया गया है, पनामा नगर और कोलोन के बीच में, ठीक है। तो इसमें जो एनसीईआरटी है उसमें डायग्राम दिया हुआ है और साथ में कौन मतलब कितने लॉक्स हैं, इसमें 6 लॉक हैं, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो वो वाला डायग्राम आप देख के जाइए, और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो वो डेफिनेटली आपको वहाँ पर वो डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्योंकि जिस क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है उसमें डायग्राम अगर नहीं बना के आए तो आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है। विशेषता में क्या लिखेंगे कि यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर की मुख्य विशेषता इसमें पाए जाने वाले कुल 6 लोक जलबंधक तंत्र लॉक सिस्टम है, जिनके माध्यम से जलयान विभिन्न ऊंचाइयों की समुद्री सतह को पार करते हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषता हो जाएगी। फिर है महत्व। महत्व में क्या लिखेंगे कि इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है,
यह पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच की दूरी को भी कम करती है। ठीक है, ये हो गया पनामा नहर के बारे में। अगर वहाँ पर इन दोनों के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप उनको मतलब तुलनात्मक जो वर्णन है कैसे कर सकते हैं, इधर स्वेज नहर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों का अंतर दिखाने के लिए यहाँ लिख देंगे पनामा नहर। फिर एक पॉइंट टू पॉइंट करके यहाँ पर ऐसे डालते जाना है। ठीक है, जैसे कि इसका जो उत्तर में पोर्ट सईद, दक्षिण में पोर्ट स्वेज, या फिर सीधा डाल सकते हैं कि अगर 100 वर्ड में पूछा जाता है तो सीधा डाल सकते हैं कि स्वेज नहर यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और इसको लिख देंगे कि यह अटलांटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ऐसा करके जो इसमें पॉइंट बने हुए हैं, इसकी जैसे लंबाई 160 किलोमीटर है, इसकी 72 किलोमीटर है, इसमें लॉक नहीं है और इसमें 6 लॉक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको जो है अगर क्वेश्चन छोटा पूछा जाता है तो ऐसे भी वहाँ पर लिख सकते हैं, और लास्ट में एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं दोनों के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल मार्ग के लाभ और आधुनिक युग में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे इसमें कि रेल मार्ग भारी सामान और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए परिवहन का सबसे सस्ता और तीव्र माध्यम है। ठीक है, फिर इसका महत्व क्या लिखेंगे, यहाँ पर महत्व डाल देंगे। आधुनिक युग में इसका लाभ और महत्व है। ठीक है, लाभ और आधुनिक युग में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके लाभ और महत्व, पॉइंट डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, बीच में फिर पहला क्या लिखेंगे, भारी माल ढुलाई। इसमें क्या है कि कोयला, लोहा, अनाज और कच्चे तेल जैसे भारी सामानों को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए रेल मार्ग सर्वोत्तम है। दूसरा पॉइंट डाल देंगे महाद्वीपीय जुड़ाव, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पूरे महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं, जिससे आर्थिक एकीकरण बढ़ता है। तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया है कि महाद्वीपों को किस तरीके से रेल मार्गों के द्वारा जोड़ा जाता है। थर्ड पॉइंट इसमें डालेंगे औद्योगिकरण। किसी भी देश के औद्योगिक विकास में रेलवे की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, क्योंकि यह कच्चे माल को कारखानों तक और तैयार माल को बंदरगाहों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हैं इनको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसका तीसरा महत्व क्या लिखेंगे, तीव्र गति, लाभ और महत्व कि आधुनिक समय में बुलेट ट्रेन और मेट्रो जैसे साधनों ने समय और दूरी की सीमाओं को न्यूनतम कर दिया है। ये इसका फोर्थ पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में डायग्राम बन ही नहीं सकता है तो कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते ना, तो ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है और इसने आधुनिक संचार प्रणाली को कैसे बदला है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो साइबर स्पेस नेटवर्क है, इंटरनेट है, उसके बारे में लिख देंगे। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटर की दुनिया का एक डिजिटल व्योम यानी स्थान है। यह इंटरनेट जैसे विश्वव्यापी नेटवर्क के द्वारा जुड़ा होता है। ये हो गया साइबर स्पेस इंटरनेट। फिर इसका महत्व क्या लिखेंगे कि इसने जानकारी के प्रसार की गति को तीव्र कर दिया है। आज ईमेल, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा, व्यापार और संचार बिना किसी भौगोलिक बाधा के हो रहा है। ये इसका महत्व हो जाएगा। ठीक है, फिर है बदलाव कि जो आधुनिक संचार प्रणाली को कैसे बदल दिया है। तो बदलाव में क्या लिखेंगे कि पहले संचार के लिए शारीरिक उपस्थिति या चिट्ठियों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दुनिया को एक छोटा वैश्विक ग्राम ग्लोबल विलेज बना दिया है। इंटरनेट के माध्यम से अब बैंकिंग, शॉपिंग और पढ़ाई घर बैठे संभव है। तो ये हम इसका लिख देंगे कि आधुनिक संचार प्रणाली को कैसे बदल दिया है साइबर स्पेस इंटरनेट ने। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें वहाँ पर इस तरीके से लिखना है। देखो इसमें भी कोई डायग्राम नहीं बन सकता, तो नहीं बना सकते वहाँ पे डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन तो है ना आपको एनसीईआरटी से अच्छे से देखने चाहिए, और साथ ही साथ में जो ये वाले रेल मार्ग दिए हुए हैं
उनके जो रूट दिया हुआ है और कौन से पूरे रूट पे कौन-कौन से स्थान हैं, उनको भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएँगे, उनमें उनका क्रम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा आरपीएससी ने पूछा है। तो हो सकता है ये लोग भी पूछ लें कि भई पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन-कौन से स्थान हैं, उनका सही क्रम लगाइए। तो आपको ना इनका जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को याद करना है और उन स्थानों को भी याद करना है, ठीक है? तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वे मार्ग होते हैं जो पूरे महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं। इसका महत्व निम्नलिखित, तो दूसरा मतलब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डाल देंगे महत्व, पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का महत्व है। तो पहला महत्व क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर्थिक विकास। ये मार्ग कच्चे माल को औद्योगिक केंद्रों तक और तैयार माल को पतनों तक पहुँचाने में मदद करते हैं। जैसे हम ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे ये वाला है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। इसका क्या महत्व है, तो यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। यह एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से जोड़कर व्यापार को सुगम बनाता है। कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। फिर इसमें तीसरा लिख देंगे कि जो कनाडा रेल मार्ग है उसका क्या महत्व है। ये है ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग, पूर्व में हैलिफैक्स को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है। पूर्व में हैलिफैक्स को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है, जो वहाँ के गेहूं और मांस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इन शब्दों को अंडरलाइन कर देना है कि पूर्व में हैलिफैक्स, पश्चिम में वैंकूवर। तो इसमें डायग्राम आप छोटा सा बना सकते हैं इन दोनों में, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये वाले दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनको अलग से भी जो भी मतलब इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सब चीज़ें आपको इसमें याद रहनी चाहिए, कि किसी एक पर भी क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। तो जो पोर्ट बने होते हैं उनको जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उनका प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि बंदरगाह या पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन्हें प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यापार का माध्यम, दुनिया का 90% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और पतन ही वे बिंदु हैं जहां से विदेशी माल देश में प्रवेश करता है और स्वदेशी माल बाहर भेजा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसका ये डाल देंगे। दूसरा है सुविधाएं, पतन जहाज़ों के रुकने, माल उतारने, लादने और भंडारण स्टोरेज की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट, पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड, पतन अपने पीछे के विशाल क्षेत्र से जुड़े होते हैं जहां से उत्पाद निर्यात के लिए आते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का विकास होता है। ये हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन देशों के बीच होता है जहां संसाधनों की उपलब्धता में भिन्नता होती है, ठीक है। फिर इसके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, भूवैज्ञानिक संरचना, जलवायु और खनिज संसाधनों का वितरण हर देश में अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे खाड़ी देश तेल का निर्यात करते हैं क्योंकि वहाँ तेल प्रचुर मात्रा में है। तो संसाधनों की भिन्नता के आधार पर भी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। जैसे खाड़ी देश हैं तो ये किसका निर्यात करेंगे, ये कच्चे तेल का निर्यात करेंगे। दूसरा है जनसंख्या कारक, जनसंख्या का आकार और वहाँ की सांस्कृतिक संस्कृति व्यापार को प्रभावित करती है। जिस देश की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ घरेलू उपभोग अधिक होता है और निर्यात कम होता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट डालेंगे आर्थिक विकास का स्तर, विकसित देश आधुनिक मशीनरी और तकनीकी का निर्यात करते हैं जबकि विकासशील देश कृषि उत्पादों और कच्चे माल का निर्यात करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें डालेंगे विदेशी निवेश, व्यापार के लिए पूंजी और आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होती है। जिन देशों में निवेश अधिक होता है वहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ अधिक सक्रिय होती हैं। ये हम इसका फोर्थ पॉइंट डाल देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके प्रमुख चार आधार कौन कौन से हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता,
दूसरा है जनसंख्या कारक, तीसरा है आर्थिक विकास का स्तर और चौथा है विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवस्थिति और कार्यों के आधार पर पतनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ना आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनसे भी ये मान लेना कि ज़रूर से एक क्वेश्चन तो आना ही है यहाँ से। ठीक है, तो अवस्थिति के आधार पर जो है पतन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अंतर्देशीय पतन। अंतर्देशीय पतन क्या है? ये समुद्री तट से दूर स्थित होते हैं और समुद्र से किसी नदी या नहर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जैसे कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, जो कोलकाता पतन है वो कौन सी नदी पे है? ये हुगली नदी पे है। तो ये वाला मतलब ये मिलान में भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा इसमें लिखेंगे बाह्य पतन। ये गहरे जल के पतन हैं जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं और बड़े जहाज़ों को सेवाएं देते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेरियस, यूनान। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आया था शायद केवीएस में कि निम्नलिखित में से बाह्य पतन का उदाहरण कौन सा है, या निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन है? तो पेरियस यूनान में स्थित है। ठीक है, ये बाह्य पतन का एग्जाम्पल है। फिर दूसरा लिख देंगे, पहला अवस्थिति के आधार पर हो गया, दूसरा है विशिष्टीकृत कार्यों के आधार पर। तो ये वाले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तेल पतन, ये तेल के प्रसंस्करण और परिवहन का कार्य करते हैं, जैसे आबादान, पर्सिया की खाड़ी। ठीक है, इनके और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको जो एनसीईआरटी की बुक है उनसे भी अच्छे से देख सकते हैं जाकर। ठीक है, दूसरा है मार्ग पतन या विश्राम पतन, जहाँ जहाज ईंधन, जल और खाद्य सामग्री लेने के लिए रुकते हैं, जैसे अदन और सिंगापुर। तीसरा है पैकेट स्टेशन। तो जो मार्ग पतन है या विश्राम पतन है उसके एग्जाम्पल हो गए अदन और सिंगापुर पतन। पैकेट स्टेशन इसे फेरी पतन भी कहते हैं, जो छोटी दूरियों के बीच डाक और यात्रियों का परिवहन करते हैं, जैसे डॉवर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फोर्थ है आंत्रोपतन, ये विभिन्न देशों में निर्यात हेतु वस्तुएं एकत्र करने के केंद्र हैं, जैसे रोटरडम। ठीक है, फोर्थ है नौसेना पतन, ये युद्धक जहाज़ों को सेवाएं और मरम्मत की सुविधाएं देते हैं, जैसे भारत में कोच्चि और कारवाड़, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से पतन के कौन से एग्जाम्पल हैं, ये और ज़्यादा एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनको आप अच्छे से देख लेना। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हमें इस तरीके से लिखना है। तो इसी के साथ अपनी जो क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये कंप्लीट होती है। और अभी अपनी 3 बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, क्लास 11th की दोनों बुक और क्लास 12th की ये वाली बुक। ठीक है, एक बुक और बची है, उसके भी हम क्वेश्चंस देखेंगे और जो प्रैक्टिकल के बच गए हैं उनके भी क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।